रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ। जाह्नवी के आंसू बहते हुए उसकी तकिए को भिगोए जा रहे थे और वह लड़का जाह्नवी को टॉर्चर करने पर लगा हुआ था। जाह्नवी और उस लड़के के बॉडी सामने था। वह लड़का और जाह्नवी पूरी तरह से बारिश के पानी की वजह से भीगे हुए थे। दोनों के कपड़े कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए थे। वही जाह्नवी अपनी पूरी जान लगाकर उस लड़के को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और कहे जा रही थी, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, स्टॉप इट, रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ। जाह्नवी का रोना बढ़ता जा रहा था। वह लड़का का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह जाह्नवी के भीगे हुए बॉडी के साथ पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। वह लड़का जाह्नवी के दोनों हाथ ऊपर करके उसके कान के पास आकर हंसते हुए कहता है, डार्लिंग, अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखों में सिर्फ सनकपन था, एक पागलपन था। वह जाह्नवी को पाने के लिए बेताब था। वह लड़का फिर से गुस्से से कहता है, मैं अपनी सीमा एक हद तक रखता हूँ, लेकिन लगता है कि तुमने आज मुझे मजबूर किया है और उसका अंजाम भुगत रही हो। लेकिन यह गलत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी अब बीवी हो गई हो और तुम्हारा मैं पति हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। वही जाह्नवी भी उसे रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वह अपनी पूरी जान लगाकर उसे अपने से दूर कर रही थी, मगर वह लड़का जाह्नवी के रोकने से खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और तभी जाह्नवी की एक ज़ोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। लड़का जाह्नवी के चेहरे को देखते हुए अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था और जाह्नवी, उसकी तो जान उसके हलक में ही अटक जाती है। उसके सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बस उसके आंसू थे जो उसके गालों से होते हुए उसके तकिए को भिगो रहे थे। वह लड़का सारी रात जाह्नवी को इसी तरह से टॉर्चर करता रहा और अपना पूरा वज़न जाह्नवी पर डालकर सो जाता है। जाह्नवी उसके लंबे चौड़े बॉडी के नीचे नज़र भी नहीं आ रही थी। जाह्नवी तो बहुत देर पहले बेहोश हो चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और बदन पर उस लड़के की दी हुई चोटों के निशानियाँ थीं। एक पल के लिए तो जाह्नवी के आगे वह सब कुछ घूम जाता है। जब वह इस लड़के से पहली बार मिली थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत उसे यहाँ तक ले आएगी। यही सब सोचकर जाह्नवी अपनी किस्मत पर रोते हुए बेहोशी के आलम में डूब जाती है। वहीं बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। बिजली की आवाज़ सुनकर के वह लड़की अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाती है, आहा। बिजली कड़कने की आवाज़ जैसे बंद होती है तो वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है। सामने उसे किसी के पैर पर नज़र गया। अंधेरी रात में वहाँ पर किसी डर की तरह लग रहा था। उन पैरों को देखकर उस लड़की की सांस एकदम से खिंच गई थी। वह लड़की अपनी नज़रें धीरे धीरे उठा कर के सामने की तरफ देखती है तो उसकी सांसें जैसे चलना ही बंद हो जाती है। लड़की अपनी घबराई हुई आवाज़ में डरते हुए कहती है, तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। वह लड़की धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है कि तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वह ज़मीन पर जा गिरती है। वहीं सामने एक लड़का, लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था, जिसकी अंधेरी रात में केवल आंखें ही चमक रही थी। वह लड़का लड़की को देखते हुए गुस्से से लड़की की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाती है और पीछे की तरफ खिसकने लगती है। तब लड़की महसूस कर पा रही थी कि उस लड़के की आंखों में उस वक्त कितना गुस्सा है, लेकिन फिर भी लड़की अपनी कांपती हुई आवाज़ में डरते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन लड़का लड़की की एक नहीं सुनता है और तेज़ी से लड़की के ऊपर झपकते हुए उसके बाल से उसे पकड़ लेता है उसे और कहता है, घर से भागकर तुमने अच्छा नहीं किया मिस जाह्नवी।
वह लड़की फिर से अपने बालों को छुड़ा करके फिर से भागने लगी। अब वह सुनसान सड़कों पर भागने लगी थी। वहाँ सुनसान जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस अंधेरी काली रात में वह लड़की बस नंगे पैर भागे जा रही थी। वह इस वक्त वाइट कलर की सूट पहनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। यह देख कर के वह लड़के की आंखें पूरी तरह से और भी भयंकर लाल हो गई थी और वह चीखते हुए बोला, मिस जानवी, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन फिर भी वह भागे जा रही थी कि अचानक से फिर से वह लड़का उस लड़की के बालों को अपनी पकड़ में ले लिया और उस पर पकड़ कसते हुए ज़ोर से बोला, अब तक से मैं तो तुमसे प्यार से पेश आ रहा था। लड़की महसूस कर रही थी कि लड़का बोलते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोल रहा था। लड़की अंधेरी रात में उसको उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ और मौजूदगी से लड़की समझ गई थी कि यह कौन है। लड़का आगे गुस्से से कहता है, अब तक मैं तुम्हें सख्ती से नहीं ले जा रहा था। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरा वह इश्क हो जो बदले में तुम्हारी मोहब्बत का मोहताज नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी किसी प्रकार की कोई आज़ादी कभी देनी ही नहीं चाहिए थी। वह लड़की दर्द से आहें भरते हुए रोने लगी और बोली, यह इश्क नहीं है, यह सिर्फ ज़बरदस्ती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही रहना चाहती हूँ तुम्हारी कैद में। लड़का गुस्से से लड़की का मुंह अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए कहता है, मुझे मत मजबूर करो, मुझे जानवर बनने पर मत उकसाओ, मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ। तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी है। वही जानवी अभी अपनी पूरी जान लगा करके उस आदमी से अपना हाथ छुटाने की कोशिश में लगी हुई थी और वह गुस्से से बोली, प्यार दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं, यह जुनून है, पागलपन है। तुम्हारे अंदर एक पागलपन सवार है। इसे मोहब्बत का नाम मत दो, इसे एक तरफ पागलपन बोलते हैं, जुनून ही बोलते हैं। अगर किसी को मोहब्बत होता तो वह किसी को कैद नहीं करता है, और एक तरफ़ा हो तो और भी नहीं। तुम सिर्फ मुझे पाने का जुनून सवार रखते हो और कुछ भी नहीं। तुम पागल हो, सन की हो। वह लड़का लड़की का मुंह पकड़कर गुस्से से कसते हुए बोला, जुनून है तो जुनून ही सही, लेकिन अब तक जो तुमने देखा है मेरा मोहब्बत था, लेकिन अब जो तुम देखोगी वह मेरा जुनून और सनकी ही होगा। तुम्हारे हर दिन मुझसे शुरू होगा और हर रात मेरे पर ही ख़त्म होगी। तुम्हारे ऊपर हर हिस्से मेरा होगा, क्योंकि अब तुम मेरा इश्क ही नहीं जुनून हो। ऐसा जुनून जिसमें मेरी हर हद पार होगी, ऐसा इश्क जो किसी को नहीं करती देखा होगा, क्योंकि अब होगा तो सिर्फ मोहब्बत, मेरा एक तरफ़ा मोहब्बत, इश्क, जुनून, सन की, जो भी तुम नाम दो। वह यह सुनकर के वह लड़की की तो जान ही निकल गई थी। वह पूरी तरह से सनकी हो चुका था। लड़के के चेहरे पर सनकीपन साफ दिख रहा था और लड़की के चेहरे पर सिर्फ डर और घबराहट। वह लड़की खुद को उस लड़के से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बोल भी रही थी कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। नहीं नहीं, कभी भी नहीं, मैं तुम्हारा जुनून नहीं बनूंगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से प्लीज़। तभी एक बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और वह लड़की डरते हुए उस लड़के की तरफ देखने लगती है। बिजली के रोशनी में लड़की को लड़के का गुस्से से भरा हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। उसके चमकते ब्राउन आँखों में उसे अपने लिए सनकपन नज़र आ रहा था। लड़की को लड़के की उभरती हुई माथे की नसें साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह लड़की डरते हुए उस लड़के से कहती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वह लड़का लड़की को झटका से खड़ा करता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए
अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है और बोला। इतने में एक बार फिर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और इस बार बारिश की बौछार भी शुरू हो जाती है। लेकिन लड़की फिर भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उसके कड़क हाथों से खुद को छुड़ा नहीं पाती है। लड़की रोते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा जुनून नहीं बनूंगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। आखिर तुम मुझे बर्बाद करना क्यों चाहते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? रहम खाओ मुझ पर, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो यहाँ से, यहाँ मैं मर जाऊँगी, नहीं बनूँगी मैं तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं बनूँगी, छोड़ दो मुझे, जाने दो। लड़की की बात सुनकर के लड़का अजीब तरह से हंसने लगा। लड़की उसकी हंसी से बुरी तरह से डर जाती है। सुनसान सड़क, चारों तरफ से घना जंगल था, बारिश की बौछार दोनों को भिगो रही थी और वही लड़के की हंसी, लड़की की सांस भी रोकने के लिए कम नहीं थी। वह लड़का लड़की को खींचकर उसे अपने आप के पास करके उसकी आंखों में बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोला, बन तो तुम गई हो मेरी, और वह जुनून और सनकीपन भी। ऐसा मोहब्बत तो एक तरफा रहकर भी अपनी हद पार कर सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरे लिए जियोगी और मैं तुम्हारे लिए मरूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे ही शुरू होगी और मुझ पर ही ख़त्म होगी। आई बात समझ में? अब इसे तुम अपनी ज़िंदगी की बर्बादी समझो या फिर आबादी समझो, मैं तो वही करूँगा जो मेरा जुनून सवार है। इस वक्त अचानक बिजली कड़कती है और उस लड़के की आंखें जो अभी ब्राउन थी वह गुस्से से लाल हो चुकी थी। एक पल के लिए वह लड़की डर के कारण चुपचाप खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस रास्ते पर वह इस वक्त है वह रास्ता इस डेविल से होकर इसी डेविल पर ख़त्म हो रहा था। वह लड़का बिना वक्त गंवाए ही जानवी को गोद में उठाता है और गुस्से से अपनी गाड़ी में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर देता है। खुद भी वह गाड़ी में बैठता है और तेज़ी से गाड़ी को बंद करके कोर्ट की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर में ही वह दोनों कोर्ट के अंदर होते हैं, जहाँ पर एक वकील और एक जज उसका इंतज़ार कर रहे थे। जानवी अपने आप को कोर्ट में पाकर हैरान हो जाती है और उस लड़के के सर जैसे कि खून सवार था। वह एक इशारा अपने असिस्टेंट को करता है और इस वक्त वह वकील एक पेपर लेकर के उन दोनों के सामने आ जाते हैं। रुद्रवीर उस वकील के हाथ से वह पेपर लेता है और उस पर साइन कर देता है। जी हाँ, यह रुद्रवीर कोई और नहीं, इस शहर का बहुत बड़ा ही माफिया किंग था। उसके इशारे पर इस शहर में बहुत कुछ हो जाया करता था। सारे नेता और बिजनेस भी उसके अंदर चलते थे। यह पूरे शहर का एक अकेला किंग था। बस कोई उसे हरा सकता था तो या फिर बात मनवा सकता था, वह थे सिर्फ़ और सिर्फ उसके दादाजी, क्योंकि वह अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। अपने दादाजी के बिना एक पल नहीं रह सकता था। वह जो कहते थे वह करने को तैयार हो जाता था। तभी वहीं पर वह पूरी भींगी हुई लड़की उसे पेपर को देखती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल वह पेपर उसकी शादी का पेपर था, जिस पर वह लड़का साइन कर चुका था। वही जानवी वह पेपर देखती है और रुद्रवीर उसके हाथ में अपना पेन पकड़ा करके कहता है, जितना जल्दी हो सके साइन कर दो, वरना मेरे गुस्से का हर जाना तुम्हें बुरी तरह से चुकाना पड़ सकता है। इतना कहकर के वह लड़का उस लड़की के चेहरे को घूरता है। वह लड़की भूत बनकर के एक जगह खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह कौन है, क्या करता है और वह उसके साथ क्या ही करेगा, यहाँ क्यों है। वह कुछ और सोच पाती कि तभी वह लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना साइन करो। उसकी कड़कती हुई आवाज़ पर बिजली तेज़ी से कड़कने लगती है, जिससे कि वह लड़की पूरी तरह से डर जाती है। न चाहते हुए भी वह लड़का अपने चेहरे से पानी की तरह गुस्से को पोंछता है और उस लड़की के पीछे जाकर के गुस्से से कहता है,
बेबी, यह सब कुछ तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, इसीलिए साइन कर दो, वरना मैं बिना पेपर के भी अपनी सीमा पार कर सकता हूँ। आई बात समझ में? जानवी कुछ समझ पाती या फिर कुछ कह पाती कि उसके हाथ से पेन को ऊपर से पकड़ता है और उसके हाथ से ही अपने हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस पेपर पर साइन करवा देता है। न चाहते हुए भी जानवी की उसे इस भरी काली रात में शादी हो जाती है और वह ना चाहते हुए भी उसकी पत्नी बन जाती है। वह जानवी अब क्या ही कर सकती है। वह रोने तड़पने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। वह एकदम से सुन्न पड़ चुकी थी कि उसके साथ ऐसा हो क्या गया। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह इस शैतान से शादी करे, मगर अब तो जो होना था वह हो चुका है। वह चाह कर भी इस चीज़ को नहीं बदल सकती है। वही सुबह के 10 बजे जानवी की आंखें खुलती है तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखती है कि वहाँ आसपास कोई भी नहीं है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। वह धीरे धीरे रात वाली बात याद आने लगी तो वह पूरी तरह से डर गई और रोने लगी। उसे तो पूरा यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उसके आंसू अभी भी वह आ रहे थे। आज पहली बार जानवी को अपने वजूद पर शक हो रहा था, और वह भी हो क्यों ना। एक रात में ही वह इस इंसान की पत्नी बन गई थी जिसे तो वह जानती तक नहीं है। उसके साथ बीते 2 महीने में जो कुछ भी हुआ उससे जानवी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उसे रह रह करके अपने माँ की बातें याद आ रही थी कि अगर वह हैदराबाद छोड़ कर के शिलोंग ना आती तो उसकी यह हालत शायद कभी न होती। जानवी यह सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे में लगा बड़ा सा दरवाज़ा अपने आप खुलता है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ जानवी के कानों तक आ जाती है, लेकिन वह पलटकर दरवाजे की तरफ नहीं देखती है, मानो जैसे जानती हो कि दरवाजे पर इस वक्त कौन है। तभी किसी के कदमों की आवाज़ जानवी के कानों में पड़ती है। वह आवाज़ सुनते ही जानवी की आंखें बंद हो जाती है और आंसू अपने आप ही बह जाते हैं। जानवी की आंखें बंद थी कि तभी उसे किसी की कड़क और बेदर्द सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ती है, अगर तुम्हारा रोना ख़त्म हो गया हो तो शावर ले लो। बदले में जानवी भी उसे कोई जवाब नहीं देती है और ना ही अपनी आंखें खोलती है। वह लड़का जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ था, डैशिंग बॉडी, ब्राउन आंखें, सेट किए हुए बाल, सफ़ेद रंगत के कोट में अलग ही नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बिल्कुल सख्त दिख रहा था। जानवी उसे देख करके अपनी नज़र फेर लेती है, लेकिन उस लड़की को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह लड़का आगे बढ़ कर के जानवी को बिना कुछ कहे ही अपनी गोद में उसे उठा लेता है। उसका ऐसे करते ही जानवी अपनी पूरी जान लगा कर के चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरे साथ जो कुछ भी तुम करना चाहते थे वह तो तुम कर चुके हो, अब अकेले क्यों नहीं छोड़ देते हो मुझे। जानवी यह बात अपने भरे हुए गले के साथ कह रही थी तो वही रुद्रवीर एक नज़र जानवी की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए उसे सिर्फ नफ़रत ही दिखाई देती है। वही जानवी ने खुद को अपने हाथों से छुपाया हुआ था। रुद्रवीर जानवी से अपनी नज़र हटाकर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास अब ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं देखा है, और अब तुम मेरी बीवी हो, समझी। इसीलिए खुद को छुपाने की बेकार कोशिशें मत करो, क्योंकि मैं जो चाहे जब चाहे वह कर सकता हूँ। जब मुझे तुम्हें देखना होगा तब मैं देख लूँगा, उसके लिए मैं तुमसे परमिशन नहीं लूँगा। इतना कहकर के वह जानवी को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं जानवी उससे नफ़रत से देखती है और गुस्से से उसे अपनी नज़र फेरती है। रुद्रवीर जानवी की तरफ भले ही नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी पूरी नज़र जानवी पर ही था।
वॉशरूम में पहुँच कर के रुद्रवीर जाह्नवी को झटके से पानी से भरे हुए बाथ टब में फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही बाथ टब का पानी बाहर की तरफ उछल पड़ता है। वही जाह्नवी गुस्से से उसे घूर करके देखती है और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती है। रुद्रवीर जाह्नवी की आंखें और आंसू देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा यह रोना धोना अगले 10 मिनट में ख़त्म हो जाए तो तैयार हो जाना, सुबह की बेड एक्सरसाइज के लिए। इतना कहकर के रुद्रवीर अपनी घड़ी की ओर देखता है और जाह्नवी को एक नज़र देखकर अपने हाथ अपनी जेब में डालते हुए कहता है, टाइम स्टार्ट नाउ। इतना कहकर के वह वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं जाह्नवी उसे नफ़रत से घूरती है और अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो और अपने प्यार को इस तरह से ट्रीट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। जाह्नवी खुराना 20 साल की मासूम और नटखट सी लड़की थी। लंबे कमर तक आते हुए बाल, सुनहरी खूबसूरत आंखें, गोरा पतला नाजुक सा बॉडी जो एक बार छू ले तो शायद ब्लड बाहर आ जाए। जाह्नवी दिखने में जितना ही खूबसूरत है उतने ही दिल की भी बहुत ज़्यादा ही कोमल और खूबसूरत थी, जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार और अपनापन ही था। जाह्नवी अभी 20 साल की है, तभी उसे ज़िंदगी के बारे में समझ थी। वह इस वक्त ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। जाह्नवी अपनी माँ और पिता और भाई के साथ में अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी शायद खुद भगवान को भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि जाह्नवी की ज़िंदगी में एक ऐसा डेविल आता है जिससे उसकी किस्मत उसको शिलोंग ले आती है, क्योंकि यहाँ इंतज़ार कर रही थी उसकी ऐसी किस्मत जो उसका सब कुछ बदल देता है। जाह्नवी रुद्रवीर का वह जुनून बन गई जिसे पाने के लिए उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। वह मोहब्बत है जिसके लिए उसने न जाने कितनों को जीते जी मार डाला, लेकिन जाह्नवी के लिए रुद्रवीर का प्यार सिर्फ़ और सिर्फ एक सनकपन था, सिर्फ सनकपन। जाह्नवी का घर हैदराबाद में था। वह हैदराबाद में अपने मॉम डैड और एक भाई के साथ में रहा करती थी। उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। वह हैदराबाद में ही रहते थे, उनकी पोस्टिंग वहीं हुई थी, मगर कुछ दिनों के बाद में उनका पोस्टिंग शिलोंग में हो गया और अपने पूरे परिवार के साथ में वहीं शिलोंग में शिफ्ट हो गए। उनकी पत्नी रेखा जी कह रही थी कि हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें यहीं रहना बेहतर होगा। मगर जब पोस्टिंग हुई उनकी तो उनसे पूछा गया कि मिस्टर खुराना आपकी पोस्टिंग कर दी जाए या फिर नहीं, तो मिस्टर खुराना बोले, जी हाँ मेरी पोस्टिंग कर दी जाए। पता नहीं क्यों वहाँ उन्हें जगह बहुत अच्छा लगा था, मगर उनके साथ कल क्या होगा यह तो पता ही नहीं था। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रुद्रवीर कपूर दुनिया का सबसे लग्जरियस और अमीर आदमी था, जो कि पूरे शहर के होटल का मालिक था। 26 साल का 6 फुट इंच का हट्टा कट्टा नौजवान, सलीके से बनाई हुई 6 पैक एब्स बॉडी, माथे पर आते हुए खूबसूरत बाल, परफेक्ट फेस फिगर और गोरा रंग, साथ में खूबसूरत ब्राउन आँखें। बॉडी ऐसी कि न जाने कितनी ही लड़कियां इसके नाम से मरती थी, लेकिन इसने भी आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। रुद्रवीर कपूर सिर्फ जाह्नवी खुराना को ही, जो इसकी ज़िंदगी का सनक, इसका एक तरफ़ा मोहब्बत, एक तरफ़ा प्यार, एक तरफ़ा पागलपन सब कुछ थी। रुद्रवीर कपूर जो दुनिया पर राज करता है, जिसके एक इशारे से दुनिया इधर से उधर हो सकती है, जो कभी और कहीं तो कभी कहीं और होता, अपना राज करते हुए इस दुनिया के हर कोने में मौज मस्ती किया करता था। लेकिन उसके दिल पर राज करती थी बस एक सिंपल साधारण सी लड़की, वही जाह्नवी खुराना। रुद्रवीर कपूर अमीर नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा माफिया तो था ही। उसके हाथों न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी। यह किसी को भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचता,
फिर चाहे वह भले ही गुनहगार हो या फिर ना हो, बाद में देखता, पहले सबको निपटा देता। इस बात से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ़ अपने आप से। यह इतने बेरहम था कि इसके सामने बूढ़े बुजुर्ग या मासूम भी आ जाते तो उन्हें भी मारने से कतराता नहीं था। यह बेरहम दुनिया का वह बादशाह था जिसकी ज़िंदगी में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसकी एक तरफ़ा प्यार दूसरे की मोहब्बत की मोहताज नहीं थी, जिसे प्यार दूसरे के लिए वह जहर है जिससे कि यह धीरे धीरे चढ़ता है। और वही हमारी प्यारी सी मासूम सी जानवी खुराना। पता नहीं क्या होगा, बिना उसकी रजामंदी से रुद्रवीर उसके साथ बहुत कुछ कर चुका था। उसका हर शहर में एक बंगला ज़रूर था जो उसे रईसों की ज़िंदगी का एक अच्छा खासा लेशन देता था। वहीं उसके एक गुंडे को जानवी के पापा मिस्टर खुराना ज़बरदस्ती पकड़ लिए और उस गुंडे को अपने तरीके से हैंडल किए, उसके केस को हैंडल किया। बट वह गुंडा कोई और नहीं, रुद्रवीर कपूर का ही आदमी था, जिस वजह से रुद्रवीर कपूर अचानक से बौखला सा गया कि उसके आदमियों पर किसने हाथ उठा दिया। जब उसे पता चला कि एक नया पुलिस ऑफिसर आया है और उसने यह हिमाकत की है तो रुद्रवीर की तो गुस्सा की कोई सीमा ही नहीं रही। वह गुस्से में तमतमाता हुआ उस पुलिस ऑफिसर के घर तक आ धमका। इस वक्त मिस्टर खुराना के घर पर जानवी का बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी। जब रुद्रवीर वहां पहुंचा तो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जो इस वक्त लॉन्ग वन पीस पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही है, होठ पर रेड लिपस्टिक जो कि गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है, उसके मासूम से चेहरे से मासूमियत झलकता हुआ चेहरा, वह एकदम से उसके दिल पर छा गई थी। वह अपने दिल को हाथों से थाम लिया और कहने लगा, मैं यहाँ आया तो था किसी और काम से, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अब हम क्या करें? उसने अपने बॉडीगार्ड को भेजा और पता लगवाया कि यह लड़की कौन है। जब उसका बॉडीगार्ड आया तो बोला, बॉस, यह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर खुराना की बेटी है, जानवी खुराना। इतना सुनना था कि रुद्रवीर की स्माइल डेविल सी हो गई और वह तिरछी मुस्कान के साथ बोला, एक तीर से दो निशाने होंगे आज। इतना कहकर के वह आगे बढ़ा और खुराना के परिवार इस वक्त बर्थडे मनाने में पूरी तरह से बिजी थे। वह जाकर के वह सोफ़े पर बैठ गया। अचानक से जानवी की नज़र पड़ी तो जानवी कहने लगी, हेलो मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ऐसे ही आकर के बैठ जाएंगे, यह अच्छी बात नहीं है। आपको किसने बुलाया है? वह अपना माथा पीटती हुई बोली, ओहो, शायद पापा ने बुलाए होंगे। तो आप पापा से बात करिए ना, यहाँ पर आकर चुपचाप से बैठने का क्या मतलब बनता है? जानवी इस वक्त बस बोले जा रही थी, मगर रुद्रवीर तो बस उसकी मासूम सा शकल ही देखे जा रहा था और उसमें खो सा गया था। जानवी क्या बोल रही है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी अचानक से मिस्टर खुराना अंदर से बाहर आते हैं तो बोले, जी आप कौन? तब जाकर के रुद्र को होश आया और वह बोला, जी मिस्टर खुराना, आपसे ही कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर के मिस्टर खुराना आकर रुद्रवीर के पास बैठ गए और बाहर भी सब देखने लगे कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। तो मिस्टर खुराना बोले, यह सारे लोग कौन हैं? रुद्रवीर बोला, रिलैक्स मिस्टर खुराना, घबराने की कोई बात नहीं है, बस यह सब लोग मेरे आदमी हैं। मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है कि आपने मेरे आदमी को पकड़ा हुआ है और अपनी गिरफ्त में रखा है। तो यह तो बहुत गलत काम किया है आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर चलिए, आपने ऐसा कर ही दिया तो कोई बात नहीं, इसकी सज़ा तो आपको मिलनी थी। बट अब मैंने फ़ैसला किया है कि यह सज़ा अब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई है, मैं उसे अपना बनाकर ले जाना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि जानवी और उसके पापा मम्मी सब अपनी आंखें बड़ी किए हुए इस वक्त रुद्रवीर को देखे जा रहे थे। वही अंदर से आती हुई रेखा जी बोली,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? आप होते कौन हैं? आपको पता भी है कि यह घर किसका है? मिस्टर खुराना का है। यह पुलिस ऑफिसर का घर है और आप इस तरह से एक पुलिस ऑफिसर के घर में बैठ कर के धमकियाँ नहीं दे सकते हैं। इतना कह कर के रेखा जी रुद्रवीर के पास आ गईं। तभी रुद्रवीर की बात सुनकर मिस्टर खुराना भी खड़े हो गए और कहने लगे, आप हैं कौन? यहाँ से दफ़ा हो जाइए। तभी रुद्रवीर के साथ ऐसा बात करने से उसके बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए और कहने लगे, हमारे बॉस से थोड़ा इज्जत से बात करिए, वरना इनका गुस्सा हम भी नहीं जानते कि क्या कर बैठे हैं। तभी जानवी सामने आई और कहने लगी, तुम लोग होते कौन हो हमारे घर के अंदर आने वाले? निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रुद्रवीर जानवी को एक नज़र देखा और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारे से बाहर निकलने को बोला। बॉडीगार्ड्स रुद्र का इशारा पा कर के बाहर निकल गया। वहीं रुद्रवीर खड़ा हुआ और फ़ौरन से जानवी के पास गया और उसके हाथों को पकड़ कर के अपने बहुत ही करीब कर लिया और बोला, मिस्टर खुराना, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। अगर एक बार हाँ कर दे तो मैं इज्जत के साथ इससे शादी करूँगा और इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। इस हरकत से मिस्टर खुराना और रेखा जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। जानवी भी उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में लग गई। जानवी को रुद्र कपूर का टच बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जानवी चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? लीव मी। मगर रुद्रवीर कहाँ जानवी को छोड़ने वाला था। आज पहली बार वह किसी लड़की को अपने हाथों से टच किया था। आज से पहले वह कभी भी किसी लड़की को एक नज़र तक नहीं देखा था और ना ही उसे टच किया था, क्योंकि आज तक किसी लड़की की नज़दीक या सूरत उसे भाई ही नहीं थी। मगर जानवी में पता नहीं क्या था कि उसे एक नज़र देखते ही उसके दिल में दर्द सा होने लगा था। अगर ऐसा था तो रुद्रवीर को तो प्यार से उसके साथ डील करना चाहिए था। प्यार को तो प्यार से ही जीता जाता है। मगर रुद्रवीर का क्या पता, वह तो हर चीज़ अपने तरीके से हासिल करना चाहता था और वही कर रहा था। क्या होगा जानवी के साथ? क्या सच में रुद्रवीर जानवी को अपना बना लेगा? वह जानवी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यह तो स्टोरी में आगे पता चलेगा कि क्या राज है। तो आज के लिए इतना ही। स्टोरी जारी रहेगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।